गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित कपूर है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हम लोग जो बुक है उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो भी उसकी हम लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं। और इसमें मैं प्रीलिम्स के साथ में मेंस के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करता चलूँगा और मेंस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बताता चलूँगा, तो आपको कोई बहुत दिक्कत नहीं होएगी। ठीक है। सबसे पहले शुरू करने से पहले कुछ जान लेते हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं अनअकैडमी पे। क्या आपको कोर्सेज यहाँ पे आप प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, क्या उनकी फ़ी है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ओके। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरा कोड यूज करते हुए। अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई वैसी हेल्प चाहिए, अलग से भी अगर हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो शुरू करने से पहले एक बार बात हो जाए सब्सक्रिप्शन के बारे में। ओके। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो क्या क्या आप उम्मीद रखते हैं कि मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए और ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी उम्मीद के हिसाब से सारी जो है वो बेनिफिट आपको मिलेंगे। सबसे पहला है डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई डाउट पूछ सकते हैं लाइव क्लासेस में। उनसे आप जो भी डाउट है आपको लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं और डेली लाइव क्लासेस आपको चलेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है, जैसा कि यूपीएससी में कोर्स जो है, जो सिलेबस डिफाइन किया गया है, बिल्कुल आपको वैसे ही वैसे ही कोर्सेस मिलेंगे। ठीक है। इवन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो अनअकैडमी पे सारे के सारे वैसे ही कोर्सेस मिलेंगे जैसा कि किसी आयोग ने या किसी संस्था ने अपना सिलेबस बनाया हुआ है। ओके। देन हम लोग लाइव टेस्ट की बात करते हैं, लाइव क्विजेस की बात करते हैं। मैं डेली लाइव क्लासेस लेता हूँ, उसमें मैं लाइव टेस्ट और क्विजेस भी कराता हूँ। क्लास कराने के बाद में भी मैं ये सारे जो भी टेस्ट हैं वो क्विजेस में कराता रहता हूँ। ठीक है, बारी बारी से। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा यहाँ पे। आपने एक बार अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको एक सब्सक्रिप्शन पे नए और पुराने वीडियो जो कि हाई क्वालिटीज है, सारे वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो जिसके लिए आपने फी नहीं पे की हुई है वो भी वीडियो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके। तो ये अनलिमिटेड एक्सेस ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं और क्या होने वाला है। अगर मेरी आप स्पेशल क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्पेशल क्लास के लिए अन अकेडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। यूपीएससी सीएससी गोल सेलेक्ट करेंगे। मेरा नाम सर्च करते ही मेरा नाम अमित कपूर है। जैसे ही गोल सेलेक्ट करेंगे आपको मेरी क्लासेस सारी दिख जाएंगी। लगभग 500 से 600 या 700 800 वीडियोस आपको वहां पे मेरे दिख जाएंगे, इतना लेक्चर आपको दिख जाएंगे। ओके। एक बार फिर से, मेरा नाम अमित कपूर है। कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से। मैं अपीयर हुआ यूपीपीसीएस मेंस यूपीएससी में। लोक प्रशासन जो है वो क्लासेस चल रही है, आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहा है। 2 बजे मैं डेली लाइव आ रहा हूँ। जो कोई इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे लाइव मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके। पूरा कोर्स मैं यहाँ पे कराऊंगा। पेपर पहला और दूसरा दोनों कराऊंगा लोक प्रशासन का, और पहला पेपर मैं अभी करा रहा हूँ। ठीक है। लगभग 60% से अधिक पोर्शन में कवर करने वाला हूँ। और 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और लगभग 7-8 महीने से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी _ अमित कपूर, ये मेरा क्या है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो क्या करेंगे, इस पे आप लोग आएंगे और मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। एज ए पर्सनल गाइडेंस में मैं आपको गाइड करूंगा, एज ए पर्सनल कोच आपकी हेल्प करूंगा, तो आप लोग बहुत दुविधा वाली स्थिति में नहीं रहें। ओके। आप किनके कोर्सेस मिलेंगे, देखो टॉप मोस्ट फैकल्टीज के, इनके गाइडेंस में 55 से 60 आईएएस बने हुए हैं। अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो क्या है, गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं। तो टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं, इनके जो है आपको कोर्सेस मिलेंगे। साथ साथ में मेरी भी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, मेरी भी साथ साथ क्लासेस मिलेंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। मेरा कोड क्या है मैं अभी बता देता हूं आपको। मेरा कोड है AMR10। जैसे ये कोड मेरा अप्लाई करेंगे आपको क्या है, 10% की जो है वो 10% का वो फ्लैट जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।
15,000 से अधिक कोर्सेज जो है वो रनिंग है। आप 15,000 से अधिक कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब एक सब्सक्रिप्शन पे आप अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया एक बार, तो आपको लगभग 15,000 कोर्सेज का यूपीएससी से रिलेटेड उनका आप एक्सेस कर सकते हैं। आसानी से आप क्या है पढ़ सकते हैं, उनके वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके, ये मेरा कोड है, कैपिटल ए कैपिटल एम कैपिटल आर 10। ये आपकी सफलता का कोड कह सकते हैं, क्योंकि आप जो है इसमें 10% की छूट पाएंगे। प्लस के लिए, प्लस में क्या क्या एक बार देख लो, पहले फी देख लो। यहाँ पे 12 महीने की जो फी है वो 49,500 और 10% डिस्काउंट, मतलब मेरा जब कोड यूज आप करेंगे तो इस पे जो है 49,500 पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो 44,550 ये आपकी फी हो जाएगी। और इसके बाद भी अगर लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 2 साल का भी कोर्स है 72,000, और मेरा कोड यूज करें 10% छूट के साथ में 64,800 हो जाएगा। 3 साल का भी कोर्स है 90, और यहाँ पे मेरा कोड यूज करेंगे तो ये 81,000 में आपको मिल जाएगा। क्या क्या है इसमें देख लो एक बार। प्लस में लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल जाएगी, और इसके बाद में स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये सारी चीजें आपको प्लस में मिलेंगी। एक और है जो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है, आइकॉनिक है। आइकॉनिक में क्या क्या खासियत है, आइकॉनिक में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये सारी चीजें तो मिलेंगी। मोस्ट वैल्यूबल जो आपको मिलेगा वो है पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, एंड देन पर्सनलाइज फीडबैक। ये सारे जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि आप कभी भी किसी ऑफलाइन में, जब मैं क्लास कर रहा था, किसी भी आप देखेंगे कोचिंग में ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। तो अनअकैडमी पे ये सारी चीजें प्रोवाइड करा जा रही है। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक जो है आपकी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम को यहाँ पे देखा गया, समझा गया, और इसके बाद में ये पर्सनल कोच यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। डेली मेंस आंसर क्वेश्चन आंसर, जो कि मेंस के लिए आपको क्या है बहुत ही क्या है अंकदायी हो सकता है। तो कोड याद रखेंगे, 12 मंथ का कोर्स है यहाँ पे, 24 और 36, मतलब 1, 2 और 3 साल का कोर्स है यहाँ पे। तो 1 साल के लिए 69,500, और अगर मेरा कोड यूज करेंगे ये जो कि AMR10 है, इसमें आप 62,550 में 10% की छूट में ये सारी चीजें डिस्काउंट पे आप ले सकते हैं। तो मैं कहूंगा हमेशा आइकॉनिक लें, और जो लोग पढ़ चुके वो प्लस लें, आप मेरा कोड यूज करते हुए। और दूसरी बात ये भी है कि मैं बिल्कुल पर्सनल कोच की तरह गाइड करता हूँ। जितने भी स्पेशल मैं क्लासेस ले रहा हूँ, आप देखेंगे उनको कि मैं बिल्कुल ही बच्चों से हमेशा क्या जुड़ा रहता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो, कोई PDF अगर उनको चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो मैं उनको हमेशा जो है वो प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, 2 साल का कोर्स है 1,07,000 में, मेरा कोड यूज करेंगे तो ये 96,096,300 में आपको मिल जाएगी। 3 साल का भी कोर्स है 1,41,000, अगर मेरा कोड यूज करेंगे तो 1,26,000 में ये आपको मिल जाएंगी। इसी प्रकार से ये इसके लिए भी है ऑप्शनल सब्जेक्ट, लगभग 18 से 20 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो अनअकैडमी पे रनिंग है, तो आप किसी में भी ले सकते हैं और किसी में भी मेरा कोड यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं पब्लिक एडमिन पढ़ा रहा हूँ तो आप उसमें ही कोड यूज करें। जो और भी बच्चे कोई लेना चाहते हैं किसी में भी कोर्स, कोई पब्लिक एडमिन के अलावा भी, तो उसमें भी मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं, सब में कारगर है। और 10% का जो है यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी फी देख लो कितनी है, 1 साल की 27,500 है, और अगर मेरा कोड यूज करेंगे तो ये 24,750 में आपको मिल जाएगी। ठीक है, 2 साल का भी कोर्स है। तो अगर आपके दुविधा ये स्थिति बन रही हो कि हम 5-6 महीने लेकर तैयारी कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल होता है। होता क्या है कि टॉपर्स जो आते हैं वो अनअकैडमी वो यूट्यूब पे बोलते हैं कि मैंने 7-8 महीने तैयारी की हुई है और 7-8 महीने तैयारी करके सारी चीजें कर ली हुई, तो ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। होता क्या है कि वो 2-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, और वो एक बार फॉर्म भरते हैं और एक ही अटेम्प्ट वो निकाल ले, तो उनकी यही स्ट्रेटेजी होती है, पहले पूरी तैयारी कर ले 2-3 साल, इसके बाद में वो जब रिवीजन फेज में होते हैं कि अब मुझे रिवाइज करना है, सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, तो वो क्या करते हैं, फॉर्म भरते और प्रैक्टिस करते करते अपना एग्जाम निकालते, और यही हकीकत है। हाँ, यही हकीकत है। अगर आपको लग रहा है कि टॉपर्स आके बोलते हैं यूट्यूब पे आके और ये सारे अपना जो मीडिया में वक्तव्य देते हैं कि नहीं हमने इतने दिन में पहले ही प्रयास में हमने क्या है इसको सफलता पाई, यूपीएससी क्रैक किया हुआ है, तो दैट्स दैट्स नॉट पॉसिबल ना। आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको पहले प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी साल 2 साल की। इसके बाद में जब आप रिवीजन फेज में हो, जब आपने पूरा नोट्स तैयार कर लिया है कोचिंग से, अनअकैडमी से सब्सक्राइब करते हुए सारी चीज़ें, आज जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपने पूरा नोट्स कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे और आप भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएं कि मैंने पहली बार में ही आईएएस को जो है वो क्लियर किया हुआ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये अभी आज हुआ है, कॉम्बैट हुआ है, जो कि इनाम की राशि भी मिल चुकी है कई कई स्टूडेंट को, आज ही हुआ है ये, सॉरी कल हुआ है, कल हुआ है 20 तारीख को, ये 11 बजे सुबह में ये कॉम्बैट था। इसका कोई मतलब नहीं है। अभी नए बैचेज आए हुए, 6 महीने आपको यहाँ पे देखेंगे, रिमेनिंग है। 27 तारीख को क्या है, 27 जून को एग्जाम पीटी का होने वाला है, प्रीलिम्स टेस्ट का। इसके लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो फटाफट मेरा कोड यूज करते हुए AMR10, इसको कोड यूज करते हुए क्या करेंगे, आप 10% की छूट जो है यहाँ पे ले सकते हैं। और इन कोर्सेज के अलावा मेरे भी कोर्स आप ले सकते हैं। मैं हमेशा जो है आपके साथ में जुड़ा रहूंगा। सारी तैयारी, जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है, किसी भी फेज में लग रही है यूपीएससी के जो भी सिलेबस दिया गया, आप तुरंत मुझसे जो है बात कर सकते हैं। तो ये बाइलिंगुअल है, अल्टीमेट जीएस के लिए है। तो ये 6 मंथ का कोर्स है, यहाँ पर ये 6 मंथ का कोर्स है, और ये 1 साल का कोर्स है जो कि चल रहा है, और ये 2 साल का कोर्स है जो कि दोनों ही में आप देखेंगे बहुत सारी खास बातें हैं। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स जो है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ये कराएंगे। ठीक है, चलो 6 मंथ का ये देखो, अभी आज से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लो, बाइलिंगुअल है, एक तो लक्ष्य वो हिंदी में है, और एक्सपीडिशन इसके बाद में ये क्या है, ये इंग्लिश में है। तो आप किसी में भी पार्टिसिपेट करिए। 1 साल का कोर्स है, 2 साल का भी 1 साल का कोर्स है, इसमें 6 महीने का भी प्रीलिम्स के लिए है, 2022 के लिए, ये 2023 के लिए है। आप किसी में जुड़ सकते हैं, सब में मेरा कोड यूज कर सकते हैं AMR10, 10% का डिस्काउंट पाएंगे। और अगर कोई अदर हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे बोल सकते हैं। विजय, आइकॉनिक जो प्राइस है वो हाइक होने वाले हैं, कमिंग सून में है। तो आइकॉनिक प्लान है, ये क्या है, अभी क्या है, ये हाइक होने वाले हैं यहाँ पे, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। तो आज जरा आप फटाफट क्या कर सकते हैं, इसी मंथ में हो सकता है, इस मंथ में आप ले सकते तो लीजिए, नहीं तो फिर इसके बाद में आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आप क्यों ऐसा ज़्यादा पे करेंगे, ज़्यादा आपको लेना ही लेना है, तो आप क्या करेंगे, आइकॉनिक को सब्सक्राइब करें। ओके, ये सारी बातें हैं। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे, हमने बात कर ली हुई थी 1857 की क्रांति से हम लोग आगे बढ़ चुके थे काफ़ी ज़्यादा, और आज हम लोग लास्ट फेज में हैं, जो स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत है 1858 से लेके 1905 के बीच की बात मैं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी चर्चा करनी है, कुछ और भी बातें हम लोग देख लेंगे, इसके बाद में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया हुआ था कि कांग्रेस के पहले जो संस्थाएं थी, जो कांग्रेस के पहले संस्थाएं थी, वो किस तरह से कार्य कर रही थी, उनका क्या लक्ष्य था, और कब उनका गठन हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बात कर ली। आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि मैं अगर बताऊं आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो हमने ये कांग्रेस के पूर्ववर्ती जो अभियान थे वो हमने सारी बात कर ली हुई थी। इसके बाद में आज हम लोग बात करेंगे कांग्रेस का गठन किन उद्देश्यों की वजह से हुआ था, क्या कांग्रेस का गठन जो हुआ है उसमें किसी अंग्रेज का सहयोग रहा है, या पहले से उनकी पहले से भारतीयों ने ऐसा अपना वो बना के रखा हुआ था कि नहीं नहीं, हमें एक जो है, हमें एक संगठन में सबको संगठित करना पड़ेगा। तो ये सारे हम लोग देखेंगे कि उसकी स्थापना कब हुई है, उसका उद्देश्य क्या है और कार्यक्रम क्या है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का योगदान क्या था, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप उस हिसाब से मेंस में क्वेश्चन कोई पूछे, मेंस में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। जन साधारण की क्या भूमिका थी, तो जन साधारण की हम लोग भूमिका देखेंगे। हो सकता है कि जो आंदोलन हुए हैं वो फेल क्यों हुए, क्या जन साधारण की भूमिका वहां पे पर्याप्त नहीं थी, या इसके बाद में हम लोग लास्ट में फिनिश करेंगे कि ब्रिटिश सरकार का रुख क्या था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार का जो है वो रुख भी हम लोग देखते हुए चलेंगे आपके पास। ठीक है, ये सारे मुद्दे समझने हैं आपको ध्यान से, आराम से। स्थापना की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, तो प्रमुख बिंदु में क्या है, कहते हैं कि कांग्रेस के गठन के लिए सेफ्टी वॉल की जो अवधारणा है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में रही है, और उससे बहुत ज्यादा यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछे हुए। तो आप भी थोड़ा समझेंगे कि क्या सेफ्टी वॉल की अवधारणा जो थी वो कांग्रेस के गठन में बहुत महत्वपूर्ण थी। क्या ऐसा लगता था अंग्रेजों की कि अगर हम कांग्रेस जैसी संस्था का गठन नहीं करते हैं
तो क्या मुझे क्या क्या ऐसा महसूस कर रहे थे उस टाइम जो वायसराय थे कि क्या 1857 से ज्यादा बड़ा विद्रोह हो सकता है, क्या ऐसी संभावना? तो कई ऐसे भारतीय और जो विदेशी इतिहासकार है या जो व्यक्तित्व है वो ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस का गठन एक सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा के तौर पर हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि जो ए ओ ह्यूम है, जिनको नेतृत्व प्रदान किया गया था, वो उस टाइम क्या है, ब्रिटिश सरकार में अधिकारी रहते हैं, तो उनको ऐसी भनक लग रही थी कि 1857 से बड़ा विद्रोह हो सकता है, ऐसी प्रबल संभावना है। तो ऐसा लग रहा था क्योंकि भाई वो फील्ड में काम करते थे और उनको ऐसा मतलब एक आभास हो रहा था। तो उन्होंने डफरिन से बात करते हुए, मैं नहीं ऐसा कह रहा हूँ, इतिहासकारों ने ऐसा कहा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि डफरिन से उन्होंने बात करते हुए कहा था कि कोई एक ऐसी संस्था का गठन कर दिया जाए जिससे क्या है, लोगों की जो भावनाएं हैं, जो एकदम उबार है मन में, वो उसी में सिमट के रह जाए। तो कहा जाता है ऐसा कि क्या कांग्रेस के गठन के पीछे एक सेफ्टी वॉल की अवधारणा कार्य कर रही थी कि नहीं कर रही थी, तो उस पर हम लोग देख लेंगे, बात कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको समझना ऐसा नहीं है कि नहीं समझ नहीं सकते, ठीक है। बात करते हैं, हमने आपको पृष्ठभूमि बताई हुई कि क्या ऐसा कारण था क्या नहीं, वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बाकी आपसे क्या प्रीलिम्स में कहाँ से पूछा जाएगा उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस स्थापना हम लोग पहले पढ़ेंगे, प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि कांग्रेस के गठन से पूर्व देश में एक अखिल भारतीय संगठन या संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब जो है कुछ जो मन में उबार थे, जो उद्गार थे, उनको बाहर निकालने के लिए क्या है, लोग कुलवाहट कर रहे थे, ये कह सकते हैं कि बहुत परेशान थे। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ऐसी एक संस्था का गठन किया जाए जिसके अंडर में आके जो है सब लोग एक साथ क्या है, संगठित हो। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि कांग्रेस के गठन से पूर्व देश में एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की जो भूमिका है वो तैयार हो चुकी थी। राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे। तो यहां आप विरोधाभास थोड़ा सा ये देखेंगे कि पहले से एक पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, और जो अखिल भारतीय संगठन की एक जो मांग कर रहे थे, जो हमारे राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनके दिमाग में पहले से ही ऐसी कुछ भावनाएं उभर कर सामने आ रही थी। उनके मन में पहले से ही ये सारी बातें चल रही थी कि हमें एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण कर लेना चाहिए, और उसी के अंडर में रहते हुए हमें क्या है, सारी मांगे प्रस्तुत करनी चाहिए अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध, ठीक है, सामने। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे और सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा को अगर देखेंगे, तो थोड़ा सा विरोधाभास दिखेगा आपको। विरोधाभास क्या दिखेगा कि यहाँ पे लोग कई जो इतिहासकार, उनका मानना है कि देखिए, इतिहासकार तो ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने रिसर्च किया और देखा हुआ, लेकिन हमारे पास जो प्रमाण है, जो हमारे पास में प्रमाण है, वो अभी भी आप देखेंगे कि जो अंग्रेजी इतिहासकार थे या उन्होंने जो बचा के रखे, उन्हीं से हम चीजें मान निकालते हैं और उसी से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और वही चीजें आपके सामने पेश की जाती है, और उसी से यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछता है, क्योंकि हमारे पास में बहुत ज्यादा कोई प्रमाण है नहीं, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। और आप देखेंगे भी जाके, जब भी आप उसको गहन अध्ययन करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जो है वो जो पहले से जो अंग्रेजों के काल से चीजें बताई गई, वही जो है अभी भी चल रही है। तो यहाँ पे बात कही जाती है कि राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे, और यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व जैसी अवधारणा कोई कार्य नहीं कर रही थी। और इसे ऐसे भी यूपीएससी पूछ सकता है कि नहीं, सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा कांग्रेस के जन्म के पीछे मुख्य उसका जो है हाथ था, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास है, अलग अलग अगर समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ, पहले से ऐसा मन में था, उनका प्रयास था कि ऐसी कोई संगठन गठित किया जाए, ऐसा कोई संगठन बनाया जाए। और इस विचार को कहा जाता है कि मूर्त रूप और व्यवहारिक रूप देने के लिए सेवानिवृत्त अंग्रेज, हमने अभी बता दिया था आपको, अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कांग्रेस के अगर गठन की बात करें, अगर हम कांग्रेस के गठन की बात करें, तो कहा जाता है कि पहले से प्रयासरत थे, पहले से प्रयास किया जा रहा था, और जो इसका जिम्मा सौंपा गया, ये कह सकते हैं जो इसको इस विचार जो किया जा रहा था, पहले से प्रयासरत थे, जो विचार था इसको मूर्त रूप देने में ए ओ ह्यूम जो है, ए ओ ह्यूम, इनका बड़ा ज्यादा हाथ रहता है, इनका बहुत ज्यादा हाथ रहता है। ए ओ ह्यूम का क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है।
ओके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या करें। तो यहाँ पे और ह्यूम ने 1883 में ही भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बड़ा आंदोलन ऐसा नहीं। और अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया जाता है। तो 1883 से ही ह्यूम जो है वो लगातार जो प्रमुख नेता थे, भारतीय राष्ट्रवादी प्रमुख नेता थे, उनके संपर्क में थे। और एक अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का जो है यहाँ पे आयोजन करने की बात हो रही थी। हाँ, इसके बाद में क्या हुआ, एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना होती है। यहाँ पे 1884 की बात है। 1884 की बात है कि एक इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना होती है। और यूनियन नेशनल यूनियन द्वारा पुणे में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित कर लिया जाता है। वहां पे एक निर्णय लिया जाता है आयोजन करने का, और कार्य का उत्तरदायित्व ह्यूम को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो भूमिका में रहेंगे वो ह्यूम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ही संपर्क में रहते हैं वो। 1883 में ऐसा बोला जाता है कि वो उनको ऐसी भनक लगी हुई थी कि अगर जल्द से जल्द एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए, एक ऐसा यूनियन बना दिया जाए जिससे कि जो है कांग्रेस को वहीं पे रोका जा सके। सॉरी, जो 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 राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता हैं उनके जो विचारों को उसी में उनको सिमटा दिया जाए, आप कह सकते हैं। ठीक है, कि उसी में रहने दिया जाए। तो 1883 में वो संपर्क में आए। और एक 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की जो है वो स्थापना की जाती है। और इसका एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए पुणे जैसे अच्छे और शहर को चुना जाता है। वहां पे यहाँ पे एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया, और कार्य का जो उत्तरदायित्व है वो ह्यूम को सौंपा जाता है। तो कहा जाता है कि सर यही 85 में जो यूनियन बनाई गई हुई है उसी का एक फॉर्म है कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वहीं से उपजी हुई संस्था है। क्या ऐसा है कि नहीं है, लेकिन ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि 1884 में जो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी, और उसका 1885 में जो पुणे में एक तरह से सम्मेलन हुआ है, जिसमें ह्यूम जो है वो मुख्य भूमिका में रहते हैं, उत्तरदायित्व पूरा सौंपा जाता है। वही बाद में आप आगे चलते हुए क्या करती है, वह क्या करती है यहाँ पे, वो कांग्रेस का रूप लेती है यहाँ पे। ठीक है, जिनको नहीं पता वो समझेंगे कि कांग्रेस का रूप कैसे बना हुआ है। ठीक है, सम्मेलन बम्बई में आयोजित यहाँ पे किया जाता है। सम्मेलन में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब बात क्या है, यहाँ पे निर्णय तो लिया जाता है, लेकिन पुणे में इस संगठन का, इस संस्था जिसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, इसका गठन क्यों नहीं किया गया। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी। यहाँ पे कुछ आप ये कह सकते हैं कि कुछ हैजा टाइप का फैला हुआ था, या कुछ दिक्कत थी यहाँ पे। तो इस वजह से ये निर्णय तो लिया गया कि पुणे में ही इसका आयोजन किया जाए, इस सम्मेलन का जो है आयोजन किया जाए। लेकिन फिर वहां पे कुछ दिक्कतें हुई, कुछ परेशानियां हुई, तो वो शिफ्ट करते हुए 1885 में ही, बिना देरी करते हुए 1885 में ही बंबई में इसका जो है आयोजन किया जाता है। तो इसका नाम क्या है, इंडियन नेशनल यूनियन। अभी यहाँ पे किसी कांग्रेस जैसी भूमिका में हम नहीं है, बिल्कुल से भी नहीं। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडियन नेशनल यूनियन। तो 1885 में इसका सम्मेलन होना था पुणे में, हो गया बंबई में। और सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। और यहीं पे आप देखेंगे इसका नाम रखा जाता है, नाम यहाँ पे हो जाता है अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन। ठीक है, यहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस का इस तरह से गठन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अभी तक जो सम्मेलन के नाम पे हुआ है वो इंडियन नेशनल यूनियन का सम्मेलन हुआ था, लेकिन जो इसका नया रूप है, नया नाम है, वो क्या है यहाँ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस, यहाँ पे एक नई संस्था का गठन होता है। हाँ, तो इस तरह से ये यहाँ पे वाद विवाद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस जो है वो कांग्रेस के प्रमुख वास्तविद हैं। अगर आपको कभी पूछा जाए कि इनके साथ में कौन सहयोग कर रहा था, तो जो मेन भूमिका में थे वो आज सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और आनंद मोहन बोस। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसमें प्रमुख जो है वास्तविद या आर्किटेक्ट आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, प्रमुख महिला स्नातक कामिनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया था, और इतिहास में इसके बहुत दूरगामी प्रभाव हैं। और इसके बाद अब देखेंगे लगातार इसमें कांग्रेस में महिलाओं की भूमिका जो है वो बढ़ती रही थी। हमने देखा हुआ था सरोजिनी नायडू ने इसको फिर इसके बाद में संबोधित किया जाके अध्यक्षता रही। हाँ, अध्यक्षा एक के बार में, इससे पहले आप देखेंगे और भी तमाम सारी चीजें यानी बेसेंट जी इनकी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी अध्यक्ष थी। तो अब ये थोड़ा सा फैक्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे राष्ट्रीय
संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता जो है वो क्या है परिलक्षित होती है। कई सारी महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कांग्रेस के एक आप कह सकते हैं एक छाते के नीचे सारे लोग आके संगठित हुए। तो इस तरह से इसका निर्माण होता है। कांग्रेस के उद्देश्य एवं इसके कार्यक्रम क्या है, इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं फटाफट। क्या इसके कार्यक्रम, क्या उसके उद्देश्य थे, क्या इसके कार्यक्रम थे। आप एक चीज समझेंगे यहाँ पे कि आप जब इस कांग्रेस का गठन होता है 1885 में बंबई में, तो अब ये जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की जो प्रक्रिया है या कह सकते हैं जो तरीका है, वो बिल्कुल आपको बदलता हुआ नजर आएगा। वो बदलता हुआ नजर आए। अब थोड़ी चीजें जो है वो हलचल होने लग जाएंगी। क्या है, हलचल सी मच जाएगी। हाँ, तो वो नहीं ठहरे हुए पानी में पत्थर ना मार, तो हलचल सी मचने लग जाएगी। यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो बदलने लग जाएंगे। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे उद्देश्य इसका और कार्यक्रम क्या है, लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। ठीक है, सबसे मुख्य था कि लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, मतलब लोकतंत्र के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, सारी मांगों को प्रस्तुत करना चाहिए, उसी के अनुसार जो है हमें आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन ये भूमिका आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना और राजनीतिक शिक्षा देना। अभी तक ऐसा हुआ नहीं था कि कोई एक संस्था के नीचे सारे जो है राजनीतिक कार्यकर्ता या जो राष्ट्रवादी नेता है वो आके काम कर रहे हों। और यहाँ पे जब ये संस्था का गठन होता है तो आप देखेंगे कि राजनीतिक शिक्षा उनका जो है मेन उद्देश्य में शामिल रहता है कि हमें किस तरह से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन जैसे चीजों शिक्षा जो है वहां पे हर एक जो उसके नीचे आ रहे थे, मतलब उसके अंडर में आ रहे थे या कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, वो सबको राजनीतिक शिक्षा देना इनका जो है एक उद्देश्य मात्र हो गया था। और उन्होंने आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना, जैसे जो है यहाँ पे कोई आंदोलन अगर चलाना तो क्या है उसका मुख्यालय भी होना चाहिए। देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताओं के मध्य क्या है मैत्रीपूर्ण जो है वो संबंधों की स्थापना को भी यहाँ पे प्रोत्साहन दिया कि आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। हम सब एकजुट होके एक क्या है एक संगठन के अंदर में रहते हुए, उसके संगठन में रहते हुए हम जो है वो क्या कर सकते हैं, आंदोलन चला सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे मिलेंगी। उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन करना। ठीक है, कि जो भी इसके खिलाफ है, जो उपनिवेशी विचारधारा या कह सकते हैं जो उपनिवेशवाद हमारे यहाँ पे पनपा हुआ है, हमें उसको अगर उसका विरोध करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों का प्रोत्साहन करना पड़ेगा, उनको समर्थन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कांग्रेस ने बखूबी किया हुआ है। तो ये सारे उनके उद्देश्य में थे, उनके कार्यक्रम थे। ठीक है, एक सामान आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम है देशवासियों को क्या एकमत करना था। हमने देखा हुआ था 1857 में किस तरह से हमारे पास में यूनिटी नहीं थी, तो इस वजह से आंदोलन को किस तरह से भयावह स्थिति से आप देख रहे थे, किस तरह से कुचल दिया गया था। तो यहाँ पे ये भी इनका जो है मेन मोटिव रहता है कि देशवासियों को क्या है एक मत करना। और एक मत मतलब उपनिवेशवादी जो विचारधारा है या जो ब्रिटिश साम्राज्य उसको उखाड़ फेंकना, उसको मतलब भारत से उखाड़ फेंकना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इसके बाद में लोगों को जाति धर्म एवं प्रजातिता की भावना से उठाकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना। ठीक है, लोग क्या सोचते थे कि हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। लोग सब अपनी जाति धर्म प्रजातिता में भरे पड़े हुए थे, किसी को कोई मतलब नहीं था कि अंग्रेज यहां से जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जब कांग्रेस का गठन होता है तो ये अपने उद्देश्य में ही शामिल कर लेता है कि कोई किसी जाति का हो, कोई किसी धर्म का हो, किसी भी प्रांत से हो, सबकी भावनाएं क्या है एक ही होनी चाहिए। वो क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य को यहां से उखाड़ फेंकना, इसको क्या है आप भारत से बाहर निकालना। तो ये सारी चीजें जो है वो कांग्रेस ने की हुई है। और इससे पहले आप देखेंगे कि जितने भी मैंने अभी आपको बताई हुई संस्थाएं सब जो है अपने अपने रीजनल स्तर पर थी और सब जो है अपनी मांगे वो कैसी प्रस्तुत कर रही थी, सारी की सारी जो है वो अपने रीजनल स्तर पर सारी मांगे प्रस्तुत कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अलग स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। जो तरीका है, जो अविरोध का तरीका है, वो भी आपको अलग देखने को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन एवं उसका प्रसार करना। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी चीजें देखेंगे कि राष्ट्रवादी भावना को जो उसका भी प्रसार करना, प्रचार करना। हो सकता है कि थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं विरोधाभास दिख रहा हो, क्योंकि 1858 में ये सब चीजें नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कांग्रेस का गठन हुआ है यहाँ पे ये सारी मान्यता, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। ठीक है,
अब यहाँ पे एक मुद्दा आता है जिसपे हम लोग बात कर लेते हैं। लगातार यूपीएससी क्वेश्चन में पूछता है कि क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल की अवधारणा थी, सेफ्टी वॉल की अवधारणा थी कि नहीं थी। तो इसमें बहुत सारे जो विचारक हैं, जो कह सकते हैं इतिहासकार है, हमने पहले आपको बता दिया, मतभेद है। एक मत एकता नहीं है, इसमें मत एकता नहीं है, फिर भी हमें समझना जरूरी है कि क्या आखिर में हुआ है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष, जन असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वॉल की व्यवस्था करना। तो हमने आपको बताया था कि ह्यूम जो थे वो फील्ड में काम करते थे। ब्रिटिश साम्राज्य में क्या है, आप देखेंगे भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में अधिकारी थे, तो ऑफिसर थे, उनको ऐसा भनक लगती थी कि अगर आपने किसी संगठन का नहीं निर्माण किया या ऐसा किसी संगठन को ऐसा नहीं बनने दिया, ये डफरिन से वो बोल रहे हैं। क्या है, ह्यूम जो है वो डफरिन से बोल रहे हैं, डफरिन से बोल रहे हैं, जो इस समय क्या है वायसराय हैं, डफरिन से बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी ऐसे संगठन या संस्था का गठन नहीं होने दिया, आज तो क्या है, लोगों का जो जन असंतोष है वो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक सिद्ध होगा और 1857 से भी बड़ा विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। फिर मुझसे ये मत कहना कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। हो सकता है कि यहां से आपकी जड़ें भी हिला के रख दी जाए, आपकी जड़ें उखाड़ के फेंक दी जाए, पूरा हो सकता है ब्रिटिश साम्राज्य ही यहां से गायब हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह की जो भयंकर एक तरह से बाढ़ आने वाली थी विद्रोह की, वो जो है ह्यूम के मन में कहीं ना कहीं एक दुविधा उत्पन्न कर रही थी कि, तो उन्होंने डफरिन को बताया। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट, जिसको सेफ्टी वॉल की व्यवस्था करना, ऐसा जो है बोला जाता है कि अंग्रेजों ने ही अपने जो है सोच समझ के आधार पर उसको गठन होने दिया हुआ था, और ह्यूम उसमें मेन जो है वो क्या पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते, हमने आपको बता दिया है कि उनको कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, शीघ्र राष्ट्रीय विद्रोह की संभावना यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे संभावना है इसकी। और यदि कांग्रेस का गठन हो जाए, तो हमने इस पर चर्चा भी की है कि जनता की जो दबी हुई भावनाएं, उद्गार हैं, उनको बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली सिद्ध हो सकती है। तो उन्होंने अपने मन की उपज से, अब कह सकते हैं अपने विचार जो है एक संगठन में ढाल दिए और कांग्रेस का गठन कर दिया जाके। ठीक है, तो 1883 से वो पहले से ही संपर्क में थे, हमने देखा हुआ। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस का गठन हो जाए तो जनता की जो मन में भावनाएं, उद्गार है, वो क्या बाहर निकलने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी, जो कि किसी प्रकार की हानि होने से बचाएगी। ठीक है, तो ये कहा जाता है ऐसा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भारत के आधुनिक इतिहासकारों में सेफ्टी वॉल की अवधारणा को लेकर एक मत एकता नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, पहले से ही जो वो भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम थी, पहले से उनके विचार, मन में एक विचार ऐसा उपज रहा था कि हम जो है लोगों को एकजुट करें, एक ऐसा हमारे पास संगठन हो जो क्या है एक साथ एक जोर लगाते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है एक ऐसा आंदोलन चलाए, भले वो लोकतांत्रिक आंदोलन हो, कैसा भी आंदोलन हो, हम शिक्षित करें लोगों को। तो ऐसा मतभेद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कई इतिहासकारों, अगर आप लिख रहे हो तो आप ये भी लिखेंगे कि भारत के आधुनिक इतिहासकारों में सेफ्टी वॉल की अवधारणा को लेकर मत एकता नहीं है। उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। ठीक है, और अगर आप जो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप फटाफट लिख देंगे कि हाँ, पहले भी ऐसी चीजें होती रही हैं। यहाँ पे अब जो है 1857 के बाद में काफी चीजें बदल गई थी, लोग शिक्षित हो रहे थे, लोकतांत्रिक आंदोलन चलाए जाने के पक्षधर थे, लोकतांत्रिक संस्थाओं के गठन के पक्षधर थे, प्रशासन में भागीदारी के लोग जो है समर्थन में आ रहे थे कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये कहना कि भाई कांग्रेस के पीछे जो है सेफ्टी वॉल की अवधारणा है, इस सरासर गलत है। ठीक है, चलो बिपिन चंद्र देखो क्या कहते हैं। बिपिन चंद्र के अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए एक तंत्र चालक या उत्प्रेरक का कार्य किया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूपीएससी में, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए तंत्र चालक या उत्प्रेरक का कार्य किया हुआ है, जिससे राष्ट्रवादियों को एक मंच में एकत्र होने एवं कांग्रेस का गठन करने में सहायता मिली और इसे सेफ्टी वॉल की अवधारणा का जन्म हुआ। तो ऐसा बिपिन चंद्र मानते हैं, बिपिन चंद्र मानते हैं ऐसा कि ऐसा हुआ है। ठीक है,
लेकिन हमने बता दिया आपको कि किस तरह से हमारे जो राष्ट्रीय राजनीतिक नेता थे, तो उनके मन में पहले से ही ऐसा चल रहा था कि हम कुछ एक ऐसी संस्था जो है वो बनाए जिससे जो है पूरा आंदोलन सारी चीजें चल सके। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने और मंद गति से ही सही, लेकिन आप देखेंगे कि एक संगठित रूप से प्रारंभ होता है और ये आगे तक चलता रहता है। और आज भी आप इसका स्वरूप देखते हैं, एक रूप देखते हैं कांग्रेस का, ठीक है, एक कांग्रेस भी रूप देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रारंभिक उदारवादियों के राजनीतिक कार्य या कांग्रेस का प्रथम चरण भी हम लोग समझ लेते हैं, और इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। फटाफट देख लेते हैं कि जो प्रारंभिक उदारवादी हैं 1885 और 1905 के बीच में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हुए, किस तरह उन्होंने मांगे रखी हुई, इस पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। नेता उदारवादी नीतियों एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे, मतलब ऐसी कोई हिंसा वाला वो जो है, जो हिंसक पक्ष है उसको छोड़ दिया गया था उदारवादी द्वारा। और उदारवादी कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। यद्यपि उदारवादियों की यह नीति अपेक्षाकृत कैसी थी, धीमी थी, किंतु इसे क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई थी। कहते हैं ना, थोड़ा सा अगर आप कछुए की चाल चलेंगे तो आप आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर खरगोश की तरह दौड़े तो आप क्या है, आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, फेल भी हो जाएंगे, जिस तरह के कछुआ और खरगोश की दौड़ में हुआ था, ठीक है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कहानी, ठीक है। तो वो बहुत ही प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं कि हम ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से बाहर निकाल के खदेड़ के मानेंगे, तो वो भावनाएं जिंदा थी। और अगर एक साथ में विद्रोह कर दिया जाता, 1857 का जैसे विद्रोह हुआ है, जो एक तरह से अगर इस तरह की भावना लेके कांग्रेस कार्य करती तो उसका भी वही असर होता जैसे कि दमन का सहारा लिया गया हुआ था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही ये ऐसा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन प्रक्रिया बहुत धीमी है यहाँ पे, ठीक है। संवैधानिक और अहिंसात्मक जो है विरोध प्रदर्शन है, इसका प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि राजनीतिक विकास की प्रक्रिया जो यहाँ पे एक क्रमबद्ध राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होती है। उदारवादियों का मत है कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वो भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जो है कांग्रेस को लगता है। ये फेज में देखूंगा 1885 से और 1905 के बीच में। लेकिन ये 1905 जो है, इसी फेज में ये सारी बातें इस वजह से मैं बता रहा हूं, और ये एक अलग चैप्टर्स भी दिया गया है जो कि आप देख रहे हैं, प्रारंभिक उदारवादियों के राजनीतिक कार्य और कांग्रेस का। क्यों ऐसा हुआ? 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो उस टाइम आप देखेंगे कि उग्रवादी विचारधारा जो लोग होते हैं, उग्रवादी विचारधारा जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वहां पे हावी हो जाते हैं कांग्रेस पे, ठीक है। वो इस समय आपको देखेंगे हावी हो जाते हैं। तो वो फेज बिल्कुल ही अलग है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत हम लोग इसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। वहां पे क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन जैसी जो है भावनाएं आपको देखने को मिलेंगी, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो उदारवादी हैं, उनका मानना है कि जो 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 अंग्रेज है वो भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, और वो भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है। उनको सारी चीजें खबर है, पता है कि हाँ, उनको शिक्षित करके मानेंगे, ठीक है। ये ऐसा कौन मान रहा है? उदारवादी जो कांग्रेस के जो नेता है वो ऐसा मान के चलते हैं। अतः यदि सर्वसम्मति से, और उनका ये भी मानना है, उनका कहना है कि एकदम सर्वसम्मति से सभी देशवासी प्रार्थना पत्र, जनसभाएं, याचिकाएं इत्यादि के माध्यम से सरकार से अनुरोध करे तो सरकार धीरे धीरे उनकी मांगे मान लेगी, ठीक है। वो उनका इस तरह से विरोध प्रदर्शन चलता रहता है, और उनको लगता है कि अभी जो वो अंग्रेज बेखबर नहीं है, अगर हम याचिकाएं करें, प्रार्थनाएं, सभाएं आयोजित करें तो हो सकता है वो मान जाए और हमें अपने अधिकार दे दिए जाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का क्या क्या योगदान है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं फटाफट। ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों की आलोचना करना। तो यहाँ पे जो आलोचनात्मक पक्ष है, ठीक है, आलोचनात्मक जो पक्ष है, विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन विरोध कैसे किया जा रहा है? संवैधानिक तरीके से आपको देखेंगे यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। कोई ऐसा विद्रोही रुख जो है वो अपनाया नहीं जा रहा है, जो कि 1905 के बाद जब उग्रवादी विचारधारा वाले जो नेता आते हैं, वहां पे आप देखेंगे कि विद्रोही जो एक तरह से जो रुख है वो आपको साफ दिखेगा अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आलोचना तो की जा रही, कैसे की जा रही? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों की आलोचना। अनेक उदारवादी नेता
दादा भाई नौरोजी की बात मैं करूं, आरसी दत्त की बात करूं, या दिनसा वाचा एवं कुछ अन्य ने क्या है ब्रिटिश की शोषण मूलक जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, उन नीतियों का अनावरण किया तथा उसके द्वारा जो 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 उनके द्वारा भारत में किए जा रहे आर्थिक शोषण के लिए क्या है अब निकास सिद्धांत जो है उसका पालन किया कि किस तरह से जो हमारा भारतीय जो भारत से जो है वो धन है वहां पे कहाँ पे ब्रिटेन में जा रहा है, किस तरह से जो धन है वो ब्रिटेन में जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने और तमाम सारे जो राष्ट्रवादी नेता हैं, सुधारवादी नेता हैं, उन्होंने निकास सिद्धांत को उत्पादित किया। तो ये और उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का परिणाम भारत को निर्धन बनाना है और इन्हीं के विचार से प्रभावित होकर सभी उदारवादियों ने एक स्वर में भारत सरकार से एक स्वर में सरकार से भारत की गरीबी दूर करने के लिए दो प्रमुख उपाय सुझाए। और वो क्या है, एक बार देख लो फटाफट। क्या है, उन्होंने बोला भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास, उनका संरक्षण किया जाए। क्या किया जाए? क्या किया जाए? भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास एवं संरक्षण किया जाए और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो उदारवादियों के स्वर हैं, सरकार से भारत की गरीबी दूर करने के लिए दो चीजें उन्होंने सुझाए हुए थे। हो सकता है आपको लगे कि ये कारगर नहीं है, लेकिन जो उस टाइम सूझ रहा था वही जो है यहाँ पे किया जा रहा है। क्या किया गया है कि भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास एवं संरक्षण किया जाए और दूसरा क्या है कि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी वस्तुओं एवं विदेशी वस्तुओं का विरोध बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, उनकी गोली जला दी जाए। ये सारी बातें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तो ये जो पहले से ही विचार बना के बैठे हुए थे कि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, और यही विचारधारा 1905 के जब बंगाल विभाजन के बाद में आप देखेंगे वो कांग्रेस जो नेता हैं, जो उग्रवादी नेता हैं, उनके द्वारा ये कांग्रेस की नीतियों में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको सामने आ गई। व्यवस्थापिका संबंधी योगदान एवं संवैधानिक सुधार क्या क्या रहे, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। 1920 की बात है। 1920 तक के भारत में आप देखेंगे कि जो व्यवस्थापिकाएं थी उनको कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। जितनी भी व्यवस्थापिकाएं सभाएं थी उनमें बहुत भारतीयों की जो भागीदारी थी वो बहुत आप कम देखेंगे, अब ना के बराबर देखेंगे। फिर भी कुछ ना कुछ थी। तो ये भी एक अंग्रेजों की चाल हो सकती है, कह सकते हैं चाल थी कि अभी भी असंतोष जो है वो क्या कुछ भारतीयों को अगर शामिल कर लिया जाए इसमें व्यवस्थापिका सभा में तो कोई बहुत ज्यादा हमें हानि होने वाली नहीं है, ऊपर से फायदा ही होगा क्योंकि जो एक मन में उद्गार रहेगा वो क्या है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि 1920 तक की ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ प्रचलन नहीं थी, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ किया गया है। कब किया गया? 1857 के विद्रोह के बाद में 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम जब आया तो इस अधिनियम के द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए और इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। ठीक है, कब किया गया? केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। तो आप पीटी में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पीटी में भी इस पे आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा कुछ इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं और इस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। इसमें गवर्नर जनरल कौन कौन शामिल हो सकता है एक बार देख लो। कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन शामिल होगा। इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों के अतिरिक्त 6 से 12 तक इससे अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई थी और केंद्रीय विधान परिषद भारत के किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी, लेकिन इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बहुत ही कम थी। तो 1861 में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी केंद्रीय विधान परिषद में कुछ भारतीयों को वहां पे नामजद किया जाता है, उनको क्या है उनको शामिल किया जाता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे 1861 की बात है। ओके, और इस प्रकार 1861 के एक्ट से भारत में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी विधानसभा का जन्म हो जाता है। जो 1861 में केंद्रीय विधान परिषद का एक विस्तार किया जा रहा है और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भारत में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी विधानसभा का जन्म होता है। तो कभी आपसे अगर पीटी में पूछे कि
विधानसभा का जो प्रतिपादन हुआ है, जो जन्म हुआ है, कौन से अधिनियम के तहत हुआ है, तो आप ध्यान देंगे 1861 के अधिनियम में एक भले ही छोटी ही सही लेकिन एक विधानसभा का जन्म हो जाता है भारत में, ठीक है, ब्रिटिश भारत में आता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें आपको आ रही होंगी। ओके, 1885 से 1892 के मध्य राष्ट्रवादियों की संवैधानिक सुधारों की मांगे मुख्यतः निम्न दो बिंदुओं पर केंद्रित रही थी, और उनका मानना था कि परिषदों का विस्तार एवं इसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, और परिषदों में सुधार, जैसे परिषदों को और अधिक अधिकार देना, मुख्यतः आर्थिक विषयों पर। तो ये दो मुख्य चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो क्या क्या है कि परिषदों का विस्तार किया जाए और उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। दूसरा क्या है, आर्थिक विषयों पर अधिकाधिक अधिकार दिए जाए, किसको, भारतीयों को अधिकार दिए, ठीक है। तो ये जो मुख्य आप देखेंगे सुधार की बात कर रहा हूं मैं, तो दो सुधार की मांगे थी, सुधारों की जो मांग है दो ही बिंदुओं पर है, वो हमने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगी आपको कि अपने जो वार्षिक अधिवेशन होते थे, वार्षिक अधिवेशनों में उसने इन सुधारों की जमकर आलोचना की, और इसके पश्चात उसने मांग की कि उन्हें निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो। यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस क्या क्या डिमांड कर रहा है कि निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो, उन्हें बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार दिए जाएं। क्या क्या किया गया, निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो, बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार दिए जाएं। उन्होंने नारा दिया कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, टैक्स नहीं पे किया जाएगा। तो ये जो शुरुआती आप कह सकते हैं जो वार्षिक अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, उसमें ये सारे मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारे मुद्दे जो भी मुद्दे हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, बात करते हैं इसके बाद में क्या पृष्ठभूमि हुई, हम लोग यहाँ से डिफाइन करके बात करते हैं। 1892 में जो अधिनियम आया हुआ है, मध्य प्रदेश अधिनियम, इसमें क्या खासियत है, यहाँ पे प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके बाद की जो अवधारणा है वो भी आपको साफ साफ समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों का विस्तार किया जाता है, और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे इन केंद्रीय परिषद के अतिरिक्त चार सदस्यों की जो है वृद्धि की जाती है, और नई व्यवस्था के अनुसार कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। मेन आप देखेंगे कि सिर्फ क्या है, जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद है उनका विस्तार करके उनके जो सदस्य संख्या उसमें बढ़ोतरी की जाती है। कम से कम उसमें 10 रखा गया है, और अधिक से अधिक यदि 16 सदस्य हो सकते थे। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को भारत में स्वीकार किया। अब देखेंगे सदस्य कैसे होने लग गए, अब जो सदस्य शामिल होते थे वो निर्वाचित होने लग गए थे। पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को यहाँ पे स्वीकार किया गया हुआ था, और अब केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों में से कुछ सदस्य क्या है, निर्वाचित किए जाने लगे थे। निर्वाचन किए जाने की जो निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था थी वो प्रारंभ हो गई थी, वो प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, अब केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों में कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाने लगे थे, और इस अधिनियम द्वारा विधानमंडल में सदस्यों को निर्वाचित नियमों के तहत बजट एवं वित्तीय मामलों पर बहस करने के जो है सीमित अधिकार मिल गए थे। तो जितना भी बोल्ड है बच्चा वो क्या करेंगे, सब लोग ध्यान देंगे, यही आपके लिए पीटी में पूछा जा सकता है। इसके बाद में क्या है, कोई पीटी में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, बजट में वित्तीय मामलों पर बहस करने का सीमित अधिकार प्राप्त हो जाता है। गैर सरकारी सदस्यों में कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाने लगते हैं। अब पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को भारत में स्वीकार किया जाता है, और विधानमंडल के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे कहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि सार्वजनिक मसलों पर या सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार कौन से एक्ट के तहत दिया गया है, तो वो कौन सा है, नन अदर देन 1892 है, ठीक है। कोई और नहीं है, वो 1892 का अधिनियम है, एक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ त्रुटियां हैं जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और वो त्रुटियां कांग्रेस ने निकाली हुई है। एक बार देखो क्या क्या त्रुटियां हैं, ठीक है, क्या क्या त्रुटियां हैं एक बार देखो।
भारत की विशाल जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय विधान परिषद में केवल 4 सदस्यों की वृद्धि जो है वो कैसी थी, उपहासजनक थी कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। भारत तो एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, आप केंद्रीय विधान परिषद में सिर्फ 4 सदस्यों की जो आपने 4 सदस्यों को ही वृद्धि की हुई है, तो ये एक तरह से क्या है, उपहासजनक था, हंसी उड़ाने वाली बात थी। और विधान परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों को बहुमत बना हुआ था। निर्वाचन की व्यवस्था नाम मात्र की थी। भले ही आप ये कह सकते हैं कि भारत में पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, जन्म हुआ हो, लेकिन निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो नाम मात्र की थी। सरकारी सदस्यों का इसमें अभी भी बहुमत बना हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसकी जो त्रुटियां हैं, जो कि विरोध के बिंदु हैं, वो कौन कौन से हैं, कांग्रेस के विरोध के बिंदु कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा कि निर्वाचन की व्यवस्था भले ही पहली बार पनपी हो, लेकिन नाम मात्र का ही था। और 4 जो सदस्य बढ़ाए गए थे बहुत किसे, हंसी उड़ाने वाली बात थी कि इतनी बड़ी जनसंख्या भारत में है, विशाल जनसंख्या है, और अब सिर्फ आपने 4 सदस्यों की वृद्धि की हुई है। ठीक है, सरकारी सदस्यों का भी बहुमत बना हुआ था। पुनर्गठित केंद्रीय विधान परिषद की जो बैठक, की बैठक अपने पूरे कार्यकाल में 1909 तक सिर्फ क्या है, 13 दिन प्रति वर्ष के औसत, वार्षिक औसत से आयोजित की गई। तो यहाँ पे जो कार्यकाल है इसका, जो आप कह सकते हैं जो कार्यकाल है, वो बहुत ही कम है। सिर्फ 13 दिन प्रति वर्ष है। और यहाँ पे आप जब कह सकते, आप कहते हैं ना कि संसद में, आप देखेंगे जब से ये मोदी सरकार आई हुई, तब से आप देखेंगे कि जो संसद का कार्यकाल है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर संसद का कार्य चलता रहे, काफी लंबा चले, तो वहां पे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे स्थितियां साफ हो जाती हैं। अगर नहीं चलेगा, अगर अध्यादेश जारी करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धीमा करते हैं, संसद की जो गरिमा को है, कैसे छवि जो है उसको क्या है, धूमिल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, कहने तो ये था कि भाई इनका आयोजन किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ देखेंगे 13 वर्ष प्रति दिन के हिसाब से ये वार्षिक चलता है। और इसके कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या केवल 5 थी। बाकी सारे सरकारी सदस्य थे। तो 19 जो है यहाँ पे सरकारी सदस्य मिलेंगे, और गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन का प्रस्ताव रखने, मतदान में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं दिया गया हुआ था। तो सरकार का प्रभुत्व या बोलबाला अभी भी इस केंद्रीय विधान परिषद में था। गैर सरकारी सदस्यों को बजट में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव रखने या मतदान करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। उन्हें पूरक प्रश्न जो है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जैसे कि किसी मंत्री से पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया और उनके जवाब पे फिर से सवाल कर दिया गया, तो ऐसे पूरक प्रश्न जो है वो नहीं पूछ सकते थे। इसी वजह से आप देखेंगे कि कांग्रेस ने इसका विरोध किया हुआ। किन बिंदुओं पर जो है इसका खास विरोध है, उस पर भी हम लोग ने बात कर ली है। ठीक है, सामान्य प्रशासनिक उदाहरण में क्या प्रयास किए गए, क्या क्या कहा गया है कि सेवाओं के भारतीकरण की मांग करना, न्यायपालिका का तो वो कार्यपालिका से पृथककरण, और पक्षपात एवं भ्रष्ट नौकरशाही एवं लंबी एवं खर्चीली न्यायिक प्रणाली की भर्त्सना करना, और ब्रिटिश सरकार की आक्रामक विदेश नीति की आलोचना करना, और बर्मा के अधिग्रहण, अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं उत्तर पूर्व में जनजातियों के दमन का कड़ा विरोध करना। ये सारी चीजें आपके काम की है नहीं, एक बार आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक राष्ट्रवादी मूल्यांकन की हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे फटाफट, इनका क्या मूल्यांकन है, और इसके बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। ओके, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन क्या क्या, उन्होंने भारतीय तत्कालीन भारतीय समाज को नेतृत्व प्रदान किया। सबको पता है कि किस तरह से शिक्षित किया, राजनीतिक शिक्षा देने की बात हो रही थी। साझा हित के सिद्धांतों पर आम सहमति बनाने एवं जागृति लाने में वो काफी हद तक सफल रहे थे, लोगों में जागरूकता फैलाई हुई थी। इसके बाद में राजनीतिक कार्यों में उनको दक्ष किया हुआ था, आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाने में सफलता हासिल की हुई थी। आधुनिक लोकप्रिय जो विचार थे उनको जो है समझाने, उनकी शिक्षा प्रदान कराने में, देने में लोगों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा आगे आए हुए थे। तो इनकी भूमिका ऐसी भी रहती है। और उन्होंने उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की नीति को उजागर किया था। हमने देखा हुआ था कि दादा भाई नौरोजी, जिनसा बाचा, आरसी दत्त, ये सब क्या है, निकास थ्योरी, आप कह सकते हैं निकास सिद्धांत का बखूबी जो है वो समर्थन कर रहे थे। कि सारी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, किसी अंग्रेज ने कहा था
सुलेमान कहते हैं वहाँ पे कि हमारी व्यवस्था कुछ इस तरह से, इस तरह इस पर हमारी जो व्यवस्था स्पंज की तरह कुछ ऐसे कार्य करती है कि वो गंगा नदी के तट से सारी अच्छी अच्छी चीजों को समेट ले जाती है और वो टेम्स पर या थेम्स के तट के किनारे निचोड़ देती है जाके। ठीक है, तो हम लोग अभी जब आर्थिक नीतियां पढ़ेंगे तो बखूबी आप लोग सुनेंगे उसमें चीजें। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आर्थिक नीतियों की आर्थिक शोषण की नीति को उजागर किया और नरमपंथियों के राजनीतिक कार्य दृढ़ विश्वासों पर अवलंबित थे और उन्हें क्या है उथली भावनाओं पर ऐसे नहीं थे। उन्होंने इस सच्चाई को सार्वजनिक किया कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा उनके हित में होगा। कई बार उन्होंने बोला कि नहीं, अगर अगर सार्वजनिक भारत का जो शासन है वो भारतीयों के द्वारा उनके हित में होगा, मतलब भारतीय ही उसका शासन करें, कोई अदर नहीं करे आके। ठीक है, और उन्होंने भारतीयों के राष्ट्रवाद एवं लोकतांत्रिक विचारों एवं प्रतिनिधि कार्यक्रम विकसित किया, जिसके बाद में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। हाँ, तो लोकतांत्रिक विचार और प्रतिनिधि कार्यक्रम जैसे उन्होंने जैसे विकास किया, इसके बाद में उनको काफी ज्यादा सफलता मिलती है, राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिलती है और इन्हीं के प्रयासों से विदेशी विशेषकर इंग्लैंड में भारतीय पक्ष को समर्थन मिल सका। तो इनके जो प्रयास है, अगर हम इनके मूल्यांकन की बात करें तो वास्तविक अर्थों में इन्होंने बहुत सारा कार्य किया हुआ है और इनके प्रयासों का ही नतीजा था कि इंग्लैंड में भी भारतीयों के पक्ष को समर्थन मिल रहा है। ठीक है, मिल सका। ओके, जनसाधारण की क्या क्या भूमिका थी एक बार देखो, यहाँ पे यहां से आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी काल में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। जन सामान्य जो जन सामान्य था, जन सामान्य में इसमें शिथिल एवं निष्क्रिय की भूमिका निभाई हुई है। इसका मुख्य कारण क्या है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति क्या है ज्यादा विश्वस्त नहीं थे। उनका मानना था कि जो भारतीय समाज है अनेक जातियों एवं उपजातियों में बटा हुआ है और इनके विचार एवं सोच कैसी है, संकीर्णता से ओतप्रोत है। इनके जो माइंड है कैसे नैरो माइंड है एकदम से, तो ये क्या है किसी भी आंदोलन में ये हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अगर मैंने इनको हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया तो हो सकता है विद्रोह की स्थिति बन जाए और वो जो हम लोकतांत्रिक ढंग से अंग्रेजों को मनाने में जुटे हुए कहीं ना कहीं जो है 1857 जैसी क्रांति जैसा जो दमन किया गया था उस दमन का सहारा ना ले। ठीक है, तो यहाँ पे उनका ऐसे ही मानना है कि जो भारतीय समाज है अनेक जातियों उपजातियों में बटा हुआ है, कई सारे जो है लोक धर्म के कई सारे जो है जाति को लोग रहते हैं, तो उनके जो मन जो सोच है वो कैसी है संकीर्ण है। उनको शिक्षित नहीं किया जा सकता है, किसी राजनीतिक आंदोलन के लिए क्या प्रेरित नहीं किया जा सकता है। फलतः प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने उनकी उपेक्षा की और व्यापक जन समर्थन के अभाव में उदारवादी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार नहीं कर सके। अगर आप एक मुट्ठी भर रहेंगे और पूरे जनता को एक साथ में लेके नहीं चलेंगे तो क्या होगा, किसी भी आंदोलन को आप आगे ज्यादा देर तक नहीं चला सकते हैं। और ऐसा ही हुआ कि जो प्रारंभिक उदारवादी राष्ट्रवादी नेता थे वो भारत को पूरे समाज को जो है वो साथ में लेके नहीं चल रहे थे। उनका मानना था कि भी जनता पूरी तरह से क्या है तैयार नहीं है। मानसिकता कैसी, उनकी संकीर्ण मानसिकता है, कई जाति धर्म विविधताओं वाला देश है भारत और उनको एकजुट करना मुश्किल है। अगर कर भी लिया और उन्होंने विद्रोह कर दिया जो कि इतने शिक्षित नहीं है तो क्या है जो पूरा कांग्रेस जो पूरा काम हमने किया हुआ है वो भी धरा का धरा रह जाएगा। और इसके लिए क्या है फिर बाद में ऐसी पृष्ठभूमि बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि अंग्रेज जो है तुरंत दमन का सहारा लेंगे। तो ये सारे जो है जनसाधारण की भूमिका बहुत कम थी, निष्क्रिय कह सकते हैं, शिथिल या निष्क्रिय भूमिका निभाई हुई थी। ये मेन कारण क्या था कि यहाँ पे उदारवादी जो नेता थे वो उनको शामिल ही नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि भाई ये शामिल नहीं हो सकते। ब्रिटिश सरकार का रुख क्या होता है, यहाँ पे इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार का रुख किस तरह से। अभी आप देखेंगे कि डफरिन की मैं अगर बात करूं, पहले शुरू से आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अगर मैं डफरिन की बात करूं तो उस टाइम वायसराय होते हैं और खुशी खुशी क्या है ह्यूम की बात मानते हैं और कांग्रेस का गठन करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, कांग्रेस आप गठन करिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, और कम से कम इनके जो मन में उद्गार है वो
क्या है, कांग्रेस में ही सिमट कर रह जाएंगे। डफरिन ये बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, पहले सराहना करते हैं कि बहुत अच्छा है, कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कुछ चीजें काम कर रही है, लेकिन बाद में किस तरह का रुख उनका हो जाता है, इस पे हम लोग क्या है, गहन अध्ययन करने वाले हैं, इसका गहन अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं, क्या हो रही बात यहाँ पे। कांग्रेस के जन्म के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ समय के लिए क्या है, सहयोगात्मक जो रुख था वो बना रहा। उदारवादियों का विश्वास भी होने लगा था यहाँ पे कि भारत की स्थिति को ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही सुधारा जा सकता है। लेकिन एक समय आता है, एक दौर आता है, 2 ही साल में आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार का जो मोह है वो भंग हो जाता है, और कांग्रेस का भी मोह भंग हो जाता है। यहाँ पे कड़वाहट के दौर शुरू हो जाते हैं। वो कौन सा समय है, 1887 के पश्चात की बात है कि कांग्रेस और सरकार के रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है, और इसके पश्चात सरकार ने कांग्रेस विरोधी जो है वो अख्तियार कर लिया होता है, और लॉर्ड डफरिन जो है उस समय के वायसराय हैं, कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारते हैं। तो शुरू में तो साथ देते हैं कि ठीक है, मन, अब ह्यूम ने जैसा बोला वो मान गए और कहा कि ठीक है, ये मन के उद्गार निकालने वाली संस्था आप बनाइए, अच्छी बात है। लेकिन 87 के बाद से थोड़ी कड़वाहट शुरू हो जाती है, और जो मन में एक तरह से जो भावना थी, एक तरह से क्या है, विरोध के जो स्वर थे वो बाहर आने लगते हैं। डफरिन कहते हैं कि डफरिन क्या कहने लगते हैं कांग्रेस को, डफरिन कांग्रेस को राजद्रोही, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारते हैं। और कालांतर में सरकार ने कांग्रेस के प्रति फूट डालो एवं राज करो की नीति अपना ली। तो यहाँ पे बड़ी स्थिति कैसी भयावह स्थिति बन जाती है, और कांग्रेस के विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना में मदद की। ठीक है, तो यहाँ पे डफरिन जो है पहले तो अच्छी संस्था बताते हैं, फिर 87 के बाद में इनके रिश्तों में क्या है, तमाम सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इनका कांग्रेस विरोधी रुख जो वो निकल सामने आ जाता है, राष्ट्रद्रोही की संस्था कहकर पुकारते हैं, और फूट डालो राज करो की नीति अपनाने के साथ ही एक कांग्रेस विरोधी संगठन भी बनाते हैं, उसको सहयोग देते हैं, पूरी मदद करते हैं, और उस संगठन नाम क्या है, संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन। ठीक है, संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए पीटी में कि 1887 के दौर में कांग्रेस के यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किस वजह से की गई थी, तो आप देखेंगे कांग्रेस के विरोध के लिए। ठीक है, कांग्रेस के विरोध के लिए इसकी संस्था का गठन किया जाता है। ओके, सरकार ने संप्रदाय एवं विचारों के आधार पर राष्ट्रवादियों में फूट डालने का प्रयास किया तथा राष्ट्रवादियों को, सॉरी उग्रवादियों को उदारवादियों के विरुद्ध भड़काना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे आपको एक साथ में दिखने को मिल जाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस का, सॉरी ब्रिटिश सरकार का रुख होता है, और किस तरह से वो भावनाएं जो है आपको सामने निकल जाती है। ओके, ठीक है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपसे बन सकता है, अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो कोई अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप देखेंगे कि इसमें एक तो सेफ्टी वॉल पे बन जाएगा, और इसके बाद में एक अगर क्वेश्चन कोई मेंस की मैं बात करूं, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एक अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे बनेगा। अगर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है तो यहाँ पे योगदान जो है, जनसाधारण का योगदान जो है यहाँ पे उससे पूछ सकता है, आलोचना करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, आलोचना करने के लिए बोल सकता है, जो योगदान है जनसाधारण का जो योगदान है। ठीक है, जनसाधारण का जो योगदान है उसमें किस तरह की भूमिका रही है, उसकी भूमिका पर कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपसे मुद्दे पूछे जा सकते हैं। ओके, क्या, क्यों सफल नहीं रही, क्यों सफल नहीं रही कांग्रेस जो है अपने अपने उद्देश्य में सफल नहीं रही अपने। एक एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, इधर मैं लिखता हूँ। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि तीसरा है यहाँ पे कि 1885 और 1905 के बीच बीच जो है वो कांग्रेस
अपने उद्देश्यों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रही। ठीक है, सफल नहीं रही। यहाँ पे आपसे पूछेगा, बोलेगा कि आप टिप्पणी करिए, इसके लिए क्या करेगा, टिप्पणी करिए, टिप्पणी करिए। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछ सकता है। 1885-19 के बीच कांग्रेस अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रही, तो इस कारण आपको बताने पड़ेंगे क्यों नहीं सफल रही, बताने पड़ेंगे। जनसाधारण की भूमिका आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या, जनसाधारण की जो भूमिका है, भूमिका उस पर बात होगी, उस पर क्या है, उसको लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सारे मुद्दे आपको यहाँ पे। ठीक है, कल हम लोग जो पढ़ेंगे, कल हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से कल जो हम लोग बात करने वाले हैं 22 तारीख से, 22 दिसंबर से, क्या है वो राष्ट्रीय आंदोलन की हम लोग बात करने वाले हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग बात करेंगे 1905 से 1919 के बीच जो है, जो प्रक्रिया, जो व्यवस्था है, उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये सारे मुद्दे हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अन अकेडमी _ अमित कपूर पे मैसेज करेंगे, मुझसे बात करेंगे। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं पूरी की पूरी हिस्ट्री कराने वाला हूँ, रिवीजन कराने वाला हूँ हिस्ट्री का, और इसके बाद में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ। 7 तारीख से एथिक्स भी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे, सब लोग इसको खूब ज़्यादा शेयर करिए, खूब ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जब सब्सक्राइब कर रहे हो अनअकैडमी, तो मेरा कोड यूज करेंगे, AMR10 मेरा कोड है, 10% आप इसमें डिस्काउंट पाएंगे। और अगर और भी आपको हेल्प चाहिए तो मुझसे बात करेंगे। ठीक है, हाँ, मैं आपके साथ में आपका गाइड, आपका पर्सनल कोच अमित कपूर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और अगर मुझसे अभी आप मिलना चाहते हैं लाइव, तो आप आ सकते हैं। अभी स्पेशल क्लास में मेरी अभी चलने वाली है। ठीक है, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। अगर नहीं मिल पा रही तो क्या है, अन अकेडमी _ अमित कपूर पे आप बात करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे, जुड़ जाएंगे, तो सारी क्लासेस जो है वो आपका शेड्यूल यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, कल हम लोग फिर मिलते हैं 10 बजे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एक नए अध्याय के साथ में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार।